नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा कि पाचन तंत्र से जो संबंधित है वो कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आज हम दूसरे तंत्र के बारे में बात करेंगे और वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमारे जो पशु हैं उनके शरीर में कितने प्रकार के तंत्र होते हैं और हर तंत्र से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, उनके बारे में अभी हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो कल हमने पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है उनके बारे में कल हमने जाना है, चर्चा की है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र में क्या बीमारी होती है उसके पहले हम ये जान लें कि जो श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जो हमारा पशु है उसमें एक नाक होती है जहां से वो श्वास लेता है। उसके बाद एक ट्रेकिया करके नली होती है। वो नली जब हम उसकी गर्दन के नीचे से हाथ फेरते हैं तो एक कड़क कड़क नली जो हमको दिखती है, दरअसल वही श्वास नली होती है। उसी से जो श्वास है वो फेफड़ों तक जाती है। और तीसरी चीज जो है वो है उसके फेफड़े। पशु के फेफड़े कहाँ होते हैं? फेफड़े उसके जो थोरेसिक कैविटी होती है वहां पर होते हैं। थोरेसिक कैविटी मतलब एक गुफा, एक जगह। तो एक तो क्या होता है, जो पशु है उसका पूरा शरीर होता है, एक जो जगह होती है उसमें ऐसी रिब्स होती है। जब हम पशु का शरीर देखते हैं तो सबसे पहले ऐसी हड्डियां रहती है और उसके पीछे पेट रहता है जहां हड्डियां नहीं रहती है, जहां अपन दबाते हैं उसका रूमन को। तो पीछे जो है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी और आगे जो उस पिंजड़े में कैविटी है उसको बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, एक होता है फेफड़ा और दूसरा होता है दिल। तो जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें तीन चीजें मेन हो गई है कि एक तो नाक हो गई है, दूसरी चीज उसकी श्वास नली हो गई है ट्रेकिया, और तीसरी चीज हो गई है फेफड़े। तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारियां होंगी वो कहाँ होगी? वो भी यही होंगी। तो जो सबसे पहली बीमारी श्वसन तंत्र की है वो है राइनाइटिस या जुकाम। कभी कभी हम देखते हैं कि पशु खाता पीता भी है, सब कुछ लगभग नॉर्मल रहता है, लेकिन उसकी नाक में थोड़ी सी हमें लालपन दिखता है, सूजन दिखती है और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से आने लगता है। तो उसको बोलते हैं हम राइनाइटिस या जुकाम। अब दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या यह है कि जो ऊपर का रेस्पिरेटरी है, देखिए एक तो नाक हो गई, एक उसकी नली हो गई और तीसरा फेफड़ा हो गया। तो ऊपरी तंत्र में क्या आ गया? नाक आ गया और थोड़ा सा जो श्वास नली के ऊपर का हिस्सा है वो आ गया। और नीचे क्या आ गया? पूरी श्वास नली के नीचे और मुख्यतः जो नीचे का जो तंत्र होता है उसमें फेफड़े आते हैं। तो अभी हम देखें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो ऊपर का तंत्र है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये ऊपर ऊपर का है, इसमें अंदर इन्फेक्शन फेफड़ों में नहीं जाता है, तो इसको बोलते हैं अपर, मतलब ऊपर का जो रेस्पिरेशन तंत्र है उसमें इन्फेक्शन होना। तीसरी चीज क्या हो गई है? इनको हम कैसे जानेंगे कि ये जो समस्या है ये केवल राइनाइटिस वाली है, जुकाम वाली है, या अपर रेस्पिरेटरी वाली है, या ये निमोनिया का केस है? ये अलग अलग जानने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे पशु हमें लक्षण दिखाता है, उनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम ओवरऑल खाका तैयार कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि तीसरी चीज क्या हो गई? तीसरी चीज हो गई है निमोनिया। निमोनिया मतलब क्या हो गया? निमोनिया से मतलब होता है कि जो फेफड़े हैं वहां तक जो इन्फेक्शन है वो पहुंच चुका है, तो उसको बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया के लक्षण में भी सर्दी होना, गहरी सर्दी होना और पशु का हाँफना, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। पर अभी हम देखें कि जो श्वसन तंत्र है उससे संबंधित चीजें हैं राइनाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, और एक और निमोनिया होता है जो हमारे कारण से पशु को होता है। आप मुझे बताइए कि वो कौन सा निमोनिया है जो हमारी गलती की वजह से हमारे पशु को होता है। आप लिखिए और मुझे बताइए। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि उस बीमारी का नाम है ड्रेंचिंग निमोनिया। ड्रेंचिंग निमोनिया, ड्रेंचिंग निमोनिया।
ड्रेंचिंग निमोनिया क्या होता है भाई? अगर आपने ड्रेंचिंग निमोनिया गेस किया है तो बिल्कुल आपको थम्स अप है। ड्रेंचिंग निमोनिया का मतलब होता है कि जब हम किसी पशु को कोई दवाई पिलाते हैं और वो आहार नाल की बजाय श्वास नली में गलती से चली जाए, तो जब वो श्वास नली में चली जाएगी तो वो जो लिक्विड है वो कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में। और फेफड़ों में जैसे ही लिक्विड जाएगा तो वो निमोनिया क्रॉस कर देगा, मतलब निमोनिया बना देगा वहां पे, और उस बीमारी को हम बोलते हैं ड्रेंचिंग निमोनिया। और ये जो श्वास नली है इसमें जाने का मुख्य कारण क्या रहता है कि जब हम दवाई पिलाते हैं और अगर हमने पशु की जबान है उसको बाहर निकाल के बहुत जोर से पकड़ ली है तो एक्चुअल में जो एपिग्लोटिस होता है वहां थोड़ी सी जगह खुली रह जाती है, तो जो हम दवा पिलाते हैं उसका कुछ भाग हमारे पशु के फेफड़ों में चला जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी पशु को कोई दवा पिलानी हो उसकी जबान को ऐसे जोर से बाहर पकड़ के नहीं पिलाई जाए, उसको ठसका जो बोलते हैं हम, किसी भी परिस्थिति में ना लगवा जाए। होता यह है कि कोई पशु है उसको कोई बीमारी है और उसकी दवा जो है वो खिलाने या पिलाने की दी है, तो जो पशुपालक है उन्होंने उसको दवा पिलाई और वो गलती से चली गई उसके फेफड़ों में, तो ये ड्रेंचिंग निमोनिया एक नई बीमारी हो गई जो हमारी वजह से हुई। पता चला कि पहले उसके श्वसन तंत्र में कोई बीमारी ही नहीं थी, बीमारी तो हमने उसका इंडाइजेशन की थी और साथ में एक पाउडर दिया था कि भैया ये खिला देना। अब पशु ने जब नहीं खिलाया खाया तो उसको घोल के पिलाया, और घोल के पिलाने में अगर गलती हो गई तो हमने फेफड़ों का इन्फेक्शन उसको खुद दे दिया। तो ये 4 बीमारी सामान्यतः हम चर्चा करेंगे कि श्वसन तंत्र में ये 4 बीमारी हो सकती है। इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस तरह से इनको पहचाने जाएं, वो आने वाली क्लासेस में हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे। तो जो श्वसन तंत्र है इसमें आप देख लीजिए ये 4 चीजें हम एक बार जान लें। तो हमने अब 2 तंत्र देख लिए हैं। पहला जो तंत्र है वो हमने पाचन तंत्र देख लिया है। पाचन तंत्र की बीमारियां कौन कौन सी थी आप मुझे शुरू से अब बोलते जाएं। स्टोमेटाइटिस, फेरिंजाइटिस और इसोफेजाइटिस, ये पहली बीमारी थी। दूसरी बीमारी कौन सी थी भाई? दूसरी बीमारी थी उसमें हमारा चोक की जो आहार नली है उसमें कोई ना कोई चीज फंस गई। तीसरी चीज क्या हो सकती है भाई? अब हम रूमन पे आ जाएं तो रूमन में क्या हो सकता है? टिम्पेनी हो सकती है, उसका जो रूमन का फुलाव है वो हो सकता है। और रूमन में क्या बीमारी हो सकती है? सिंपल इंडाइजेशन हो सकता है, कि सिंपल सा इंडाइजेशन जो कभी कभी सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि जिसमें पशु ने सुबह खाना नहीं खाया लेकिन रात से वो खाना खाना शुरू कर देता है। तीसरी और अगली चीज क्या हो सकती है कि भाई जो रूमन है उसकी मोटिलिटी कम हो गई है, उसमें इंफेक्शन हो गया है, तो इंफेक्शन ऑफ रूमन वाला जो केस है वो हो सकता है। और क्या हो सकता है? अब रूमन के बाद हम चले जाएं रेटिकुलम में, तो ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस, मतलब किसी चीज से जो रेटिकुलम है उसमें चोट लग गई, वो जो सुई वगैरह है वो उसमें घुस गई और वहां सूजन आ गया, तो उसको ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस बोल देते हैं। अगर वो सुई उसको पार करके डायफ्राम पार करके उसमें निकल गई तो उसको हमने क्या बोल दिया है? ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस बोल दिया है। अब रेटिकुलम के बाद क्या आ गया? ओमेसम, छोटा सा हिस्सा है, कोई बड़ी चीज नहीं। एबोमेसम, एबोमेसम क्या हो गया? कभी कभी एबोमेसम अपनी जगह से ऐसे फिसल जाता है तो वो भी पाचन में या पशु में समस्या पैदा कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गई? आंतें हो गई, तो आंत को हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। तो एंटेराइटिस करके एक बीमारी होती है, आंतों में सूजन आ जाती है, आंतों की गति कम हो जाती है या डायरिया हो जाता है, तो ये आंतों से संबंधित चीजें हो गई। फिर पाचन तंत्र में एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं लीवर, तो लीवर में अगर सूजन वगैरह आ गई तो क्या हो गया भैया? उसको हो गया है हिपेटाइटिस। और अगर लीवर से अपन बाहर जाएंगे तो लीवर में जब समस्या होती है तो जॉन्डिस करके एक बीमारी होती है। जब भी आप एक चीज देखें कि जब पशु का आप इलाज मतलब देखें, जब पशु को हम, तो उसकी जब आंखें देखते हैं और वो भयंकर पीली दिखे, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसमें जो लीवर है उसकी जो समस्या है वो बन रही है, तो वो हमारा लीवर वाला मामला हो गया। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो अपनी पाचन तंत्र से संबंधित हो गई। और अब हमने देख लिया है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में छोटा सा तंत्र है, तो इसमें 4 प्रकार की बीमारियां होती है भैया। तो नाक में कोई समस्या आ गई, एक चीज और होती है मैं भूल गया, नक्सीर, नाक से खून आना, इपीस्टेक्सिस बोलते हैं उसको। नाक है उसमें एक लालपन आ गया, सूजन आ गई है और उसमें से हल्की हल्की सर्दी जैसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं राइनाइटिस या जुकाम बोलते हैं।
दूसरी चीज हो गई है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऊपर का जो तंत्र है उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, हालांकि जो इन्फेक्शन है ये फेफड़ों में बहुत ज्यादा नहीं फैला हुआ है। तीसरी चीज हो गई है निमोनिया। निमोनिया मतलब अब जो इन्फेक्शन है वो फेफड़ों तक पहुंच चुका है, तो उसको बोलते हैं निमोनिया। और एक होती है नक्सीर, जो नाक से कभी कभी आप देखते होंगे कि पशु की नाक से खून आता है, उसको बोलते हैं नक्सीर या एपिस्टेक्सिस। या एक हमारे द्वारा जो बीमारी दी जाती है पशु को, उसको बोलते हैं ड्रेंचिंग निमोनिया। तो ये इस प्रकार जो श्वसन तंत्र है इसमें भी जो 5 प्रकार की जो समस्याएं हैं लगभग, वो हम आने वाले जो क्लासेस होंगी उसमें चर्चा करने वाले हैं। एक दो चीजें और छूट सकती है किसी विषय में, तो उसको भी जब हमें पढ़ेंगे या जब चर्चा करेंगे तब वो और डिटेल में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें कवर कर ली जाएगी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारा खत्म हो गया है, और अब हम जो तंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूरिनरी तंत्र। यूरिनरी सिस्टम या मूत्र तंत्र। अब मूत्र तंत्र में 2 समस्याएं होती है सामान्यतः। पहली जो समस्या होती है उसको बोलते हैं पथरी या केलकुलाई। पेशाब जो रुक जाती है, ये किसकी बीमारी होती है? ये मेल्स की बीमारी होती है, नर पशुओं की बीमारी होती है। और उसका कारण क्या होता है कि जो नर पशु होते हैं उसमें सिग्मोइड प्लेक्सस होता है। ऐसा जो यूरेटर है, बाथरूम की जो जगह है, वहां से जो बाथरूम है वो ऐसे एक एस सिग्मोइड प्लेक्सस से होकर गुजरती है। तो जब कैलकुलस पत्थर बनता है तो वो इसमें जाम होना बड़ा आम होता है, और ये जो बीमारी होती है इसके कई ऑपरेशन हमको करने पड़ते हैं। ये खासकर होती है छोटे बच्चों में। जो छोटे बछड़े या छोटे पाड़े होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रेम से दूध पिलाया जाता है, और ख़ास करके अगर गेहूं का आटा छोटे जो बछड़े हैं उनको अगर आपने 6 महीने से पहले खूब खिलाया, तो उसमें जो यूरिनरी कैलकुलाई बनने की समस्या है, उनमें जो बाथरूम बंद होने की संभावना है, जो उनमें पेशाब रुकने वाली समस्या है, वो बन ही जाती है। और उसका कोई तत्काल इलाज नहीं होता है। अगर उसका ऑपरेशन ना किया जाए तो जो वो बछड़ा होता है उसकी मृत्यु लगभग तय होती है। वो जो बछड़ा है फिर वो नहीं बच पाता है। एक चीज़ और हम फील्ड में देखते हैं कि जब भी कोई पशु या बछड़ा होता है उसकी बाथरूम रुक रही है, मान लिया जाए कि उसकी जो बाथरूम है वो बूंद बूंद करके आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है, मतलब लेकिन आ रही है, तब उसको थोड़ा सा लेसिक्स दे दिया जाता है। तो उस कंडीशन में उसकी जो बाथरूम है वो खुल सकती है, लेकिन उसमें ये जो लेसिक्स देना है ये ठीक भी रहता है और नहीं भी रहता है। लेकिन उन केस जिनमें कि जो बाथरूम है उसकी एक भी बूंद बाहर नहीं आ रही है, वो पूरी तरह से रुक गई है, उसमें लेसिक्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। होता क्या है कि उसकी बाथरूम पूरी तरह से रुक गई है और हमने उसको लासिक्स दे दिया। अब लासिक्स से क्या होता है? लासिक्स बाथरूम को और ज़्यादा बनाता है और ज़्यादा बनने देता है। तो आप सोच के देखिए कि एक पाइप है जिसमें से पानी निकल ही नहीं रहा है, और उसकी जो टंकी है आपने उसमें और बड़ी मोटर चला दी पानी भरने के लिए, तो होगा क्या कि जो उसकी थैली है पेशाब की वो फट जाती है, और जो पशु को बचाने की जो संभावना है वो और कम हो जाती है। हम जितने भी पशु का ऑपरेशन करते हैं, मैक्सिमम में जो पेशाब की थैली होती है वो फटी हुई मिलती है, और जब हम उनसे पूछते हैं पशु मालिक से, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि सर हमने इसको एक लासिक्स का इंजेक्शन लगवाया है। तो अगर पेशाब पूरी तरह बंद हो जाए तो उस कंडीशन में ऑपरेशन ही एक बात रह ले और उसी दिशा में आगे बढ़ा जाए, अन्यथा हम जो छोटे बच्चे होंगे उनके जो प्राण हैं उनको संकट में ला सकते हैं। तो जो पहली बीमारी, अब यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हो सकती है पहले हम ये देख लें। तो एक तो होती है बाथरूम का रास्ता, जो एक तो सिस्टम होता है जहां पर मेल में होता है, नर में, और जो फीमेल होती है उनमें वेजाइना होती है जहां से बच्चा आता है बाहर। तो वो बाथरूम के रास्ते, मतलब ये जो मूत्र तंत्र के हिस्से, उसके आगे एक ऐसा ब्लेडर करके जगह होती है। और ब्लेडर क्यों होता है भाई? देखिए, ये जैसे ये 2 किडनी रहती है, उसके बाद इसकी ऐसी 2 नली रहती है,
और यहाँ पे एक ऐसा थैला रहता है जिसमें बाथरूम भरती रहती है, और फिर उसके बाद इसमें से एक नली निकलती है जो मादा और नर अनंग जो तंत्र है उसमें अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन ये किडनी और ये जो थैला होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ये नर और मादा दोनों में समान रहता है। तो अब इसकी बीमारी कहाँ हो सकती है भाई? इसकी बीमारी हो सकती है एक तो पथरी, कि कहीं पर ये पथरी जम गई, यहाँ जम गई, यहाँ जम गई, यहाँ जम गई, यहाँ जम गई, तो इसने जो बाथरूम का प्रवाह है जो बाहर निकलना चाहिए वो रोक दिया। और दूसरा चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज हो सकती है इसमें कहां पर? किडनी में। यही थैली जिसको मैं फटने का बोल रहा था ना, कि जब हम उसको देते हैं, अब आप देखिए कि यहां से बाथरूम जो है वो बाहर जा नहीं रही, आपने क्या किया, उसको इंजेक्शन लगाया तो यहाँ बाथरूम जो पैदा होती है, जो बनती है, वो और ज्यादा मात्रा में बनने लगी। तो ये जो थैली है ये भरने लगती है और इसका प्रेशर बढ़ने लगता है, और एक समय के बाद जो ये थैली है ये फट जाती है। तो इसलिए जो दवाइयों का प्रयोग है वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो बीमारी है वो कहाँ हो सकती है? किडनी में। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोवाइन पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें भी समस्या हो गई है, यहाँ सूजन आ गई है, ये इसकी जो किडनी है उसमें समस्या आ गई है और किडनी उसकी फेल हो जाती है। तो भी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम बोवाइन पाइलोनेफ्राइटिस। इसका एक बड़ा केस मिला था हमको सीहोर में, प्रीतम साकला जी का एक पाड़ा था, उसका हम ट्रीटमेंट करने गए थे। आपने उसकी रिपोर्ट निकलवाई थी और उसका जो लीवर था और जो उसकी किडनी थी वो इस हद तक डैमेज हो गई थी कि हमने रिपोर्ट देखने के बाद ही कह दिया था कि अब इस जो पाड़ा है इसको बचाना लगभग असंभव है। बहुत प्रयास किए लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं बच पाया। उसका कारण था कि उसका जो लीवर है, पाचन तंत्र का जो लीवर है, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, और जो उसका किडनी थी वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। जब किडनी डैमेज होती है तो जो बाथरूम है उसमें लालपन आने लगता है, उसमें खून आने लगता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं। हर बीमारी के जो लक्षण आते हैं, जब हम उनके बीमारियों के बारे में बात करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वो जो बीमारियां हैं उनको पहचाना जाए। आज ये तंत्र जो पढ़ने का मूल कारण ये होता है कि जब हम फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे, एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी बीमारी हुई, मान लो कि किसी पशु को एचएस हो गया, तो एचएस जो बीमारी होती है वो दो जो बैक्टीरिया है, एक तो हमें बैक्टीरिया को मारना है, एक हमें वो जिस तंत्र को उसने प्रभावित किया है उस तंत्र को भी ठीक रखना है। तो हमें दो प्रकार से ट्रीटमेंट करने होते हैं, एक तो एंटीबायोटिक, एंटी प्रोटोजुअन, या जो दवाएं हैं वो देनी ही है जो कि उस बैक्टीरिया को या उस कारण को मारे जिसने वो बीमारी पैदा की है, लेकिन साथ में हमें उस तंत्र को भी सुधारना होता है। अगर मान लो एचएस की हम बात करें तो हमें जो पाचन तंत्र, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए भी दवाई लगानी होती है। तो हमें हर दवाई के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से तंत्र में कौन सी दवाई काम करती है। पता चला कोई बीमारी है जिसने जो फेफड़े है उसमें पानी भर दिया, जब पानी भर दिया उसने फेफड़ों में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई? उस पानी को निकालना पड़ेगा। और उसमें कौन सी दवा काम आएगी? अभी हाल जो मैंने नाम लिया उसमें हम लेसिक्स लगाते हैं। प्रेग्नेंट पशुओं में जो दवाई है ये नहीं लगाते हैं, लेकिन फेफड़ों में निमोनिया में थोड़ा सा लेसिक्स देना फायदेमंद होता है। और बहुत सारी दवाइयाँ, वो क्या होता है कि जब हम तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो इन तंत्रों में जो समस्याएं होंगी उनके बारे में भी बात करेंगे, और कौन सी दवा उसमें हलचल बढ़ाएगी या घटाएगी इस बारे में भी हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे। तो हमें ओवरऑल ये समझ में आने लगेगा कि किसी भी जो पशु है उसके ट्रीटमेंट में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। ये जो भी हम चर्चाएं कर रहे हैं ये आपके एक बेसिक ज्ञान के लिए है। इन सब चर्चाओं के बाद खुद इलाज करना शुरू ना कर दें। एक जो रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक होते हैं उनसे मिलकर ही आप इलाज करवाएं अपने पशुओं का। लेकिन इन चर्चाओं से आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि आपके पशु के साथ आखिर चल क्या रहा है, और हमें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये हमारा प्रयास है। तो आज जो हमने जाना है, दो तंत्र जान लिए हैं, रेस्पिरेटरी तंत्र जान लिया है, यूरिनरी तंत्र जान लिया है। अब हम एक दो तंत्र और हैं, और उसके बाद हम बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी, प्रोटोजोअन बीमारी, इन सब बीमारियों का भी एक खाका तैयार करने वाले हैं। आने वाली 2-3 क्लासों में लगभग हम सारी बीमारियों के नाम जान जाएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हमारे पशुओं में हो सकती है। और इन बीमारियों का नाम मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब तक हमें बीमारियों के नाम ही नहीं पता होता है, फील्ड में मैं कई लोग देखता हूं, जो होता क्या है कि
वो आगे सोच ही नहीं पाते। उनको क्या लगता है, या तो निमोनिया हो गया है, या फिर उसको थाइलेरिया हो गया है गाय को, या फिर उसको ट्रिपेनोसोमा हो गया है। ये 3-4 प्रकार की जो बीमारियां होंगी, या फिर उसका लीवर हो गया है। बस इन 4 से 5 प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन्हीं का इलाज करते मैं देखता हूं। और कई बार जो पशु हैं उनको इससे नुकसान होता है, क्योंकि हम मूल बीमारियों तक नहीं पहुंच पाए। बेवजह कई गायों में कोई बीमारी होती है और उनको थाइलेरिया के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार रिपीट कर दिए जाते हैं। आप एक चीज़ समझें कि अगर हमने बीमारी को ठीक से पकड़ लिया है, तो हमारा जो पशु होगा, जब हम उसको पहला ट्रीटमेंट देंगे, तो भले ही उसमें 10% की ग्रोथ आए, 20% की ग्रोथ आए, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। अगर कल जो था आज भी वो का वही है, तो फिर हमें हमारी जो डायग्नोसिस है उसमें ध्यान लगाना चाहिए कि कहीं मुझसे कोई चूक तो नहीं हो रही है, और कहीं इस पशु को कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जिसके बारे में अभी तक मैंने नहीं सोचा है। अन्यथा होगा क्या कि हम एक ही पैटर्न पे वही साला ताव बुखार का इलाज, वही बी कॉम्प्लेक्स दे दिया, वही एविल सीपीएम दे दिया, और वही हमने एक एंटीबायोटिक लगा दिया, और ये चारों हम रोज लगाते रहते हैं, और पता चलता है कि कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। चर्चाओं का उद्देश्य यह है कि हम कम से कम ये जानें कि हमारे पशु में क्या बेहतर हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।